नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अशोक वानखेड़े साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। अशोक भाई, बहुत सी चीजें हो रही हैं और एक तो एक मुझे लगता है एक कांस्टेंट है जो अब अगले 4 साल तक लगातार होता रहेगा। उनका नाम है ट्रम्प। ट्रम्प जी इतना कुछ कुछ करते रहते हैं करतब। तो आज हम लोग कॉन्शियसली ट्रम्प जी की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ट्रम्प जी तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जिससे हर आदमी प्रभावित हो रहा है। लेकिन आज थोड़े अपने बिहार की बात इसलिए कर ली जाए कि बिहार का इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में ड्यू है। पिछली बार वो 28 अक्टूबर 3 नवंबर इस तरह से हुआ था और वहां पे बहुत सी संभावनाएं ये मानी जा रही हैं कि वो शायद अर्ली इलेक्शन करा रहे हैं। और उसी के कड़ी में ये बताया गया है कि ये जो नए इन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे ही जल्दी जल्दी किए हैं, उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि बिहार का इलेक्शन इनको अभी तुरंत कराना है। दूसरी तरफ नीतीश जी के लड़के के निशांत के पॉलिटिक्स में आने की एक खबर काफी जोरों से चल रही है। और इन सबके बीच में मोदी जी भी वहां पहुंच गए हैं। और मोदी जी भी, सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है, जब मोदी जी लोगों को बिठा के हिंदू मुस्लिम ना करो इसकी जब ज्ञान देते हैं तो मुझे थोड़ी हंसी भी आती है। खैर, तो ओवरऑल बिहार में आपका टेक क्या है? क्योंकि भाजपा आज शायद कुछ नए मंत्रियों को इंडक्ट कर रही है। कोई कह रहा है कि नीतीश जी कराना चाहते हैं जल्दी अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए। अलग अलग अटकलें। बिहार पे आपका, बिहार की पॉलिटिक्स पे एज ऑन डेट आपकी एक टिप्पणी। जो अभी खबर तो यह है कि करीब करीब 7 लोगों को मंत्री पद की शपथ देने जा रहे हैं आज शाम को ही। उसमें 5 बीजेपी के होंगे, 2 जनता दल यूनाइटेड के होंगे। अब बीजेपी के जो एक्सपेक्टेड लोग हैं उसमें संजय सारवागी है, जीवेश मिश्रा है, विजय मंडल है, राजू सिंह है, कृष्ण कुमार उर्फ मंटू है। अब सवाल बार बार ये होता है कि यह सभी को पता है कि बीजेपी भी इस बार पूरी ताकत के साथ वहां लड़ रही है। क्या नीतीश के हाथ से बाजी निकल गई है? क्या सवाल ये है। कई जगह मुझे उनकी हालत बहुत दयनीय दिखती है। अभी प्रधानमंत्री का 2-3 दिन पहले वहां दौरा हुआ, किसान निधि से वहां से उन्होंने रिलीज किया। अब उस दौरे का बात करें आपको, तो नीतीश कुमार के पर्सनल हैंडल से, ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट नहीं था। उन्होंने अपनी जो यात्रा थी उसके बारे में ट्वीट किया, उसके बाद उनका डायरेक्ट ट्वीट आया, वो अपनी क्रिकेट टीम जीत गई उसको बधाई देते हुए। लेकिन प्रधानमंत्री की पूरी यात्रा बीच में गायब थी, कोई नहीं थे वो। दूसरी ओर उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2-2, 3-3 ट्वीट कर रही है प्रधानमंत्री के स्वागत में, प्रधानमंत्री ने ये किया, प्रधानमंत्री ने वो किया। संजय झा, लल्लन सिंह ये ट्वीट की झड़ी लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब हवाई अड्डे पर उतरे, स्वागत है, प्रधानमंत्री अब स्टेज पे चढ़े, स्वागत है, प्रधानमंत्री ने ये किया, स्वागत है। नीतीश कुमार के बारे में सिर्फ लाडले मुख्यमंत्री बोल के उन्होंने वहां पे फुल स्टॉप लगा दिया। पूरे टाइम मोदी जी अपनी केंद्रीय योजनाओं के बारे में बखान करते रहे। कुल मिलाकर, और जो नीतीश के प्रेमी है, प्रॉब्लम क्या है आनंद जी, नीतीश को एक चाहने वाला वर्ग है बिहार। वो नीतीश जी की बुरी हालत को देख रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि नीतीश जी ने शेर की सवारी की, उतर जाए तो शेर खा जाता है, शेर को वो चला नहीं पा रहे। ऐसे में जब नीतीश का स्टेक रोज एक एक शने शने नीचे आ रहा है, तो जो नीतीश के प्रेमी हैं, जो दिल से नीतीश को चाहते हैं, वो रोज अखबारों में प्लान करते हैं। ऐसी खबर बिल्कुल बाकायदा सारे, मतलब सभी दूर, हमारे भी ऑफिस में यह खबर बाकायदा उनके नजदीकी लोगों से, उनके घर में रह रहे लोगों ने प्लान की कि यदि आज नीतीश को अनाउंस नहीं किया, अगला चुनाव उनके नेतृत्व में होगा, तो फिर खेला होगा। कुछ नहीं, नीतीश जी गए वहां पे और बोला अगला चुनाव जो है हम मोदी जी के नेतृत्व में करेंगे। सरेंडर हो गए नीतीश जी। तो एक 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 समूह है जो नीतीश जी की वो पुरानी ताकत वापस लाना चाहता है। तो वो क्या है, मुर्दे को घी पिलाने से मुर्दा जिंदा नहीं होता, एक कहावत है हिंदी में। नीतीश जी ने, अब कुछ लोगों ने नीतीश जी के बेटे को सामने लाया, लेकिन बहुत देर कर दी। जिसको 3 साल पहले आना था वो आज चुनाव के टाइम पे आया। ना उनको पॉलिटिकल समझ दिखाई देती है, ना वो बोलने का तरीका है, ना वो स्ट्रगल उन्होंने देखी है। तो कुल मिला के बाजी पूरी बीजेपी के हाथ में है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे लल्लन सिंह हो, चाहे संजय झा हो, इनके हाथ में पूरी पार्टी की बागडोर है और ये पूर्ण रूप से बीजेपी में समर्पित है।
अभी नड्डा जी जी जो गए वहां पे, तो कोई नड्डा जी पैचअप करने नहीं गए थे, नड्डा जी को जो उनको खुश करने नहीं गए थे। ये जो एक्सपांशन थे, इनके नाम पूरे करने के लिए गए थे। अमित शाह जी ने नाम दिए होंगे कि ये 5 लोग हमारी तरफ से बनेंगे और आप बनाइए इनको मंत्री। अब 6 महीने के लिए मंत्री बन के क्या करेंगे, क्या दिखाना चाहते हैं मंत्री, जब शपथ लेंगे उसके बाद इसका विश्लेषण होगा। कुल मिलाकर बिहार ये नीतीश के लिए वाटरलू साबित होगा 2027 का चुनाव। क्या नीतीश रिटायरमेंट लेंगे, राजनीतिक संन्यास लेंगे? क्या बीजेपी पे दबाव होगा, जैसा महाराष्ट्र में दबाव था कार्यकर्ताओं का, या हमारे सबसे ज्यादा विधायक है, 130 विधायक है हमारे, तो हमें ही मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? जैसा वहां पे एकनाथ शिंदे को डंप किया, वहां नीतीश कुमार को डंप किया जाएगा क्या? नीतीश क्या अपनी ताकत बढ़ाएंगे, या 40-42 जो थे उससे भी नीचे 30-35 पे, या 32 पे, 22 पे आएंगे? ये देखना है। नीतीश के पार्टी के स्लीपर सेल कितने बीजेपी को मदद कर रहे हैं, तो सारी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया फोटोग्राफ अपना बिहार यात्रा का, आनंद जी सरप्राइजिंगली उस फोटोग्राफ में नीतीश दिखते ही नहीं। तो नीतीश जी को सभी दूसरे, यही देखिए, ये जेस्टर्स होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं राजनीति में आजकल, ट्विटर सोशल मीडिया पे ये सिग्नल्स है। नीतीश का चुप होना, प्रधानमंत्री जी का नीतीश का नाम न लेना। अपेक्षा तो ये थी कि प्रधानमंत्री जी कहते कि अगला चुनाव हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे। अब तो लल्लन सिंह और वो भी नहीं बोलना बंद कर दिए, संजय झा। तो कुल मिलाकर बिहार की स्थिति अब 2 पार्टी सिस्टम की तरफ मुझे दिखाई देती है। आरजेडी वर्सेस बीजेपी, क्या यही रण रहेगा? बाकी ये जी पासवान हो गए, इधर पासवान उधर कांग्रेस, ये सब तड़का लगाने वाली पार्टियां हो, जी स्वादानुसार जी जितना उपयोग होना है उतना हो रहा है। जी मैं अशोक भाई, मैं एक छोटी सी चीज जरा इसलिए समझ लूं। पिछली बार जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो चिराग पासवान ने अपनी पार्टी को अलग से लड़ाया था, उनको अलग से लड़वाया गया था अमित शाह जी के कहने पे। और उस समय 243 में 115 सीट पे जेडीयू लड़ी थी, उससे कम सीट पे बीजेपी लड़ी थी। अब इस बार चिराग पासवान भी पार्ट ऑफ इंडिया है, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो अब ऐसे ही सीटों की एक मारामारी होगी। नंबर एक तो इसको लेके काफी, जिसको कहते हैं ना, मगजमारी होगी। और दूसरा, एक प्लेयर आ गए हैं प्रशांत किशोर। अमित शाह जी ने इतने दिनों में एक चिराग पासवान टाइप एक कोई और व्यक्ति को खड़ा कर लिया है कि वो कैसे डिस्टर्ब करेगा। तो एक तो इस पे एक बहुत छोटी टिप्पणी। और क्या इन सबको लेके एक संभावना ये भी देखी जा रही है कि जनता दल यूं टूट भी सकता है, क्योंकि एक फैक्शन है जो बीजेपी को पकड़ लिया, वो बीजेपी को छोड़ेगा नहीं चाहे कुछ हो जाए। और एक फैक्शन को जब ये समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार के प्रति, हालांकि इस समय अभी भी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे हैं, कुछ गुडविल है ही, इलेक्शन में वोट दिलाने की अभी भी थोड़ी क्षमता है, तो उनके साथ भी तो ये टूट, पहली चीज टूट, और उधर प्रशांत किशोर एक नए चिराग पासवान के रूप में जेडीयू का खेल खराब करने आ गए हैं। अशोक भाई देखिए, मैं प्रशांत किशोर का, उनका अपना एक टैलेंट हो सकता है, उनका एक यूएसपी है, लेकिन मैं प्रशांत किशोर को बीजेपी की ही एक बी टीम मानता रहा हमेशा। ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ विपक्ष इतना पॉलिटिकल, मतलब कई बार समझ में नहीं आता कि तमाम, चाहे ममता हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बाकी लोग हो, इनकी सेवाएं प्रशांत किशोर की ले रहे थे। ये तो ठीक है, ममता ने आई 11th आवर पे अपना मोर्चा खुद संभाला, नहीं तो निपट ही गए थे। क्योंकि प्रशांत किशोर जो उनके एडवाइजर थे, उन्होंने आखिरी आखिरी बोलना शुरू कर दिया था कि बीजेपी सत्ता में आ रही है। तो जो फेंस सिटर है, उनको डिस्टर्ब करने का काम वो कर ही रहे थे। कांग्रेस को तो खटिया पे ले ही आए वो। जी तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, वो बीजेपी को कम, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी को ज्यादा डैमेज करने का प्रयास करेगा। तो जी आरजेडी को इन्होंने 60 के आसपास रोक दिया, और यदि जनता दल यूनाइटेड को 20-22 पे ले आए तो खेल हो गया। जी जी बीजेपी अपने बलबूते जी पे सरकार बनाएगी, साथ में जनता दल यूनाइटेड के कुछ लोगों को साथ में रखेगी। जी नीतीश जी भीष्म पिता हो बन के, मतलब जो अडवाणी जी की स्थिति अभी, वो नीतीश जी की होगी। रही पार्टी जी टूटने की, तो मुझे नहीं लगता कि अब नीतीश जी के नाम पे कोई नीतीश जी के साथ जाने को तैयार होगा। और जो जाने को तैयार होगा, उनका हश्र बहुत बुरा होगा। क्योंकि ये फिर देखिए, हम सिर्फ चुनाव में
पीके क्या करते हैं, चुनाव में पासवान क्या करेंगे, चुनाव कांग्रेस ने बहुत अभी बड़ी-बड़ी बातें की है बिहार को लेके, और अलका लांबा का बड़ा टाइम टेबल आ गया है। अब अध्यक्ष जी फरवरी में 2 सभाएँ अध्यक्ष जी की हैं, उस खरगे जी की, उसके बाद मार्च में प्रियंका जी की है। और मैं अलका लांबा का सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने पूरा टाइम टेबल दे दिया कि हम बिहार में क्रांति करेंगे और सब महिलाओं को, मैं महिला अध्यक्ष, अब खुद का चुनाव 3000 वोट पे निपट गई, विधानसभा का, वो भी हरियाणा, दिल्ली जैसे विधानसभा का, या छोटी-छोटी विधानसभाएं, वहां 3000 वोट नहीं पा पाए। तो कांग्रेस हुंकार बहुत भरती है, लेकिन कांग्रेस का दम कितना है ये सब जानते हैं। जी। तो ऐसे अ- में, और एक बड़ा फैक्टर होगा जो चुनाव आयोग, जिस आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा कि जिस आनंद फानंद में चुनाव रात को 12 बजे राहुल गांधी के डिसेंट नोट के बाद भी, विरोध के बाद भी जो अपॉइंटमेंट हुआ है, वो सारी चीजें देखा तो मुझे तो वहां बीजेपी सत्ता में आती हुई दिखाई देती है अपने मुख्यमंत्री के साथ। जी जी जी। और यही बीजेपी का गेम प्लान है। वो तीसरा चाहते थे कि रीजनल पार्टीज वो खत्म करना चाहते, जी। और अ- उनको सूट होता है बीजेपी को, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वह कांग्रेस को खरीदना उनके लिए बहुत ईजी है। जी जी। मैं अशोक भाई एक और चीज, क्योंकि वो एक बड़ा घमासान चला हुआ है, शशि थरूर साहब भाई दो तीन तरह से, मैं एक शशि थरूर पॉलिटिशियन, एक शशि थरूर राइटर, और एक शशि थरूर डिप्लोमेट जो यूएन में जिन्होंने बेहतरीन काम किया। शशि थरूर साहब को लेके तरह तरह की अब बातें चल रही हैं। उसमें एक ये भी है कि बीजेपी उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा दिखा रही है, तो उनकी गत तो फिर वही होगी जो गुलाम नबी आजाद की। वहां तो केरल में अगले 10-20 साल तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। दूसरा ये भी है कि कुछ लोग उसको केसी वेणुगोपाल वर्सेस शशि थरूर की खींचतान को देख रहे हैं, क्योंकि शशि थरूर का मानना यह है कि मैं सबसे नोन फेस हूं केरल का, मुझे आगे करके आप केरल का अगला विधानसभा चुनाव लड़िए। और शायद उसमें सबसे बड़ी वो केसी वेणुगोपाल जी भी शायद उसके दावेदार अपने को मान रहे हैं। मैं इस पे, क्योंकि नुकसान तो कांग्रेस का ही हो रहा है, नुकसान तो विपक्ष का ही हो रहा है, इस पे एक टिप्पणी लूंगा, क्योंकि शशि थरूर को आप जो भी कह लीजिए, लोग उनको जितना भी डिस्क्रेडिट कर लें, बीजेपी उनको जितने भी डोरे डाले, लेकिन अल्टीमेटली उनमें मतलब एज अ नेता भी मैं उनकी इज्जत करता हूँ और एज अ राइटर भी करता हूँ। बाकी ठीक है, उनको अगर उनकी देखिए अपनी शिकायतें हो सकती हैं। आनंद जी, राइटर होना, डिप्लोमेट होना अपनी जगह पे है, और एक मास लीडर होना अपनी जगह पे है। केरल में कांग्रेस का वजूद है, और कांग्रेस यदि पिछला चुनाव हारी है तो ये आपस की लड़ाई से हारी है, और उसमें केसी वेणुगोपाल का एक अहम रोल रहा है, क्योंकि जब उनको लगा कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तो किसी को बनने भी नहीं देंगे। क्या रमेश चेन्नीतला को वहां डिस्क्रेडिट नहीं किया गया था? वहां कई फैक्टर्स है, लेकिन शशि थरूर का जो सपना है वो ऐसा हो गया कि हिंदी एक कहावत है, गांव बसा नहीं भीख मांगने वाले आ गए। पहले पार्टी को तैयार तो करो, सत्ता में आए, पार्टी को सत्ता में तो लाओ, फिर दावेदारी करो। ये कांग्रेस के नेताओं का लगा हुआ एक ऐसा कैंसर नुमा ये है कि आप देखिए हरियाणा में पूरे चुनाव में अपने बेटे का प्रचार छोड़ के सुरजेवाले कभी कहीं नहीं गए, लेकिन हरियाणा की बागडोर उनके हाथ में चाहिए। चुनाव के टाइम पे 15 दिन जो मोस्ट क्रुशियल थे, जो हमारी मैडम थी वो मुंह फुला के बैठ गई, शैलजा जी। अब उनको भी हरियाणा की बागडोर चाहिए। तो कुल मिलाकर शशि थरूर की एस्पिरेशन ठीक है, लेकिन शशि थरूर का यह कहना कि मेरे पास विकल्प खड़े हैं, तो विकल्प पड़े हैं तो आप लेफ्ट में जाइए, वहीं आपको कुछ मिल सकता है। लेकिन वामपंथियों में बाहर के आए हुए लोगों को सेटल नहीं करते सत्ता मिला, ये वामपंथियों का रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी आप कितना भी गए, आप इतने बड़े नेता नहीं हो कि पूरे बीजेपी को वहां सत्ता में लाएंगे आप अपने बलबूते, क्योंकि आप पैराट्रूपर हो। आप सत्ता में आए क्योंकि वो पढ़ा लिखा प्रदेश है, वो लोग जानते हैं कि आप अच्छे लेखक हैं, आप डिप्लोमेट हैं, और कांग्रेस का वोट बैंक है, तो आप सत्ता में आए, आप चुनाव जीतते हैं।
क्या कांग्रेस ने जी सुनंदा के मामले में आपका साथ नहीं दिया? क्या इसी यूपीए सरकार ने, आप जब यूनाइटेड नेशंस में चुनाव लड़ रहे थे तो आपके साथ खड़े नहीं हुए? कांग्रेस ने कहां साथ नहीं दिया। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है, कांग्रेस जिसको भी पालती है वो घर का मालिक बनने की ठान लेता है। वो ये नहीं देखता कि पार्टी ने मेरे को इतना दिया, अब मैं पार्टी को क्या दूं। दो दो बार आप सांसद हो रहे हैं। आपका सुनंदा वाला मामला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करके लगातार प्रधानमंत्री कटाक्ष कर रहे थे। वही प्रधानमंत्री जो आपके पत्नी पे 50 करोड़ रुपए का टैगलाइन लगा रहे थे, वो आपको अच्छे लगने लगे हैं अभी। आपको अब नीतियां अच्छी लगने लगी है यूपी लेफ्ट सरकार की। हमेशा किसी नेता के दो मन हो सकते हैं। कई बार व्यक्तिगत रूप से हमने कई देखा कि कई सरकार के परफॉर्मेंस पर व्यक्तिगत ऑफ द रिकॉर्ड विपक्ष भी अच्छी बात करता है, यार ये सरकार ने बहुत बढ़िया नीति की, मजा आ गया। लेकिन जब वो पब्लिक जाता है तो वो अपनी पार्टी की लाइन नहीं छोड़ता। आप ये भूल गए, वो कहते हैं कि मैं 24 घंटे राजनीतिज्ञ नहीं रह सकता, इसलिए मैं ऐसे स्टेटमेंट देता हूं। तो पॉलिटिक्स इज 24/7। करेक्ट। आप कांग्रेस के सांसद है, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीत आए हैं, आप कांग्रेस का विरोध नहीं कर सकते। और कांग्रेस जिसका विरोध करता है उसका आप साथ देना आपकी जरूरत है। यह शशि थरूर को समझ लेना चाहिए। वो यूनाइटेड नेशंस में नहीं बैठे हैं, वो भारत की राजनीति में हैं, जहां जवाहरलाल नेहरू को भी कोसने वाले लोग आज मिल जाते हैं, महात्मा गांधी को कोसने वाले लोग मिल जाते हैं। क्योंकि राजनीति में यदि अपने आकाओं ने लाइन ली तो वही लाइन नीचे लोग लेते हैं। जी जी। मैं अशोक भाई एक चीज इसलिए मैं जोड़ दूं, लोगों को याद दिला दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी में ज्योति बसु इस देश के प्रधानमंत्री होते और मेरे हिसाब से ठीक प्रधानमंत्री होते, लेकिन चूंकि वो पार्टी में वो ने नहीं मंजूर किया तो उनको प्रधानमंत्री के पद नहीं दिया गया, जबकि उनकी पार्टी आती सत्ता में। दूसरा जो आप बात कह रहे हैं, मैं याद सिर्फ दिला दूं, 2009 में जब पहली बार चुन के आए शशि जी, तो इनको मंत्री तुरंत बनाया गया। 2014 में जब कांग्रेस की बुरी हालत थी तब इनको स्टैंडिंग काउंसिल का चेयरमैन जो मिली थी, स्टैंडिंग काउंसिल दो मिली थी उस समय कांग्रेस को, फॉरेन अफेयर्स वाला इनको बनाया गया। 2019 में आईटी और वो वाला बनाया गया, और इस बार फिर ये जो 3 मिली है उसमें से कांग्रेस में एक ही चेयरमैन है। तो मतलब आपको वो प्रोमिनेंस तो दी जा रही है, इसमें आप ये कहना कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो भाई ये तो एक थोड़ी अलग सी बात है। अशोक भाई मैं एक चीज और इसलिए जरा आपसे पूछ लूं, ये दिल्ली में भी अब नई सरकार बन गई। रेखा जी के बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं कि वो ठीक है, गाली गलौज अब भाजपा की संस्कृति वो अलग बात है। दो चीजें, बीजेपी अपनी तरफ से बिल्कुल साफ दिखा दे रही है कि वो कैसे दिल्ली सरकार चलाएगी। रेखा गुप्ता जी का बयान कि भाई यहाँ तो कुछ पैसा ही नहीं है और मैं कैसे करूंगे, और इसको तो क्या उनको ये पता था कि यहाँ बहुत पैसा, मतलब वर्ल्ड बैंक में का चुनाव लड़के जा रहे हैं क्या, कि यहाँ पैसा इतना ओवरफ्लो कर रहा है, उनको क्या पता था? एक सवाल ये है। हाँ। अशोक भाई एक और कंप्लीट कर लो। दूसरा, जिस तरह से कल उन्होंने पूरे समूचे विपक्ष को, मतलब जो पूरा आम आदमी पार्टी है, सबको सस्पेंड कर दिया, ये आने वाले दिनों का दिखा रहा है कि वो किस तरह से चलाना चाहते हैं दोनों चीजों पे। देखिए, ना रेखा गुप्ता की हैसियत कोई रखता है, ना स्पीकर गुप्ता की कोई हैसियत है। ये सारा गृह मंत्रालय के आए हुए निर्देशों से अमित शाह ही सरकार चला रहे, ये बात तय है। सबको पता है कि दिल्ली की सरकार गृह मंत्रालय के यहाँ से चलते है और अमित जी चला रहे, ये कोई दो मत नहीं। रेखा गुप्ता की गाली गलौच वाली बात आपने कही, उसका कोई मतलब कि उसी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद मिला। आप ये देखिए, वो जिस पार्टी में है उस पार्टी के हिसाब से उन्होंने काम किया, और उन्हीं की जो भाषा थी उस भाषा के चलते उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, और गोली मारो सालों को बोलने वालों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भाजपा में बिलो द बेल्ट कमेंट करने और गाली गलौज करने पे मुख्यमंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद मिलता है, ये बात सबको पता है। इसी वजह से वो ये लोग करते भी है, चाहे उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन करना पड़ता है यदि राजनीति में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की। एक बात है। दूसरी बात, वो लगातार अब निष्कासन की बात करेंगे। वो 10 साल जो अरविंद केजरीवाल ने रूल किया, वो बार बार अरविंद केजरीवाल एक तगड़ा विपक्ष बनने का प्रयास करेंगे, और वो विपक्ष उनको बनते नहीं देंगे, इसलिए उनको सदन में रहने नहीं देंगे। ये बात तो तय है।
दूसरी बात, अभी जो स्पीकर है उनको ही आम आदमी पार्टी के समय, सरकार के समय 4-4 मार्च उठा उठा के बाहर फेंकाए थे। तो थोड़ा बहुत व्यक्तिगत भी स्कोर तो सेटल करेंगे ही करेंगे वो। सवाल है कि अब उनको ये देखना है आम आदमी पार्टी को कि सदन के अंदर बने रहते हुए एक कंस्ट्रक्टिव विरोध वो कैसा करेंगे। और मुझे खासकर अभी ये जो लगातार इतने सालों की जो सीएजी रिपोर्ट है, अब वो सीएजी रिपोर्ट पेश होगी, सीएजी रिपोर्ट का जवाब इनको तैयार करके रखना होगा, क्योंकि यदि सीएजी रिपोर्ट पे ही एक्शन होने लगी तो फिर जो सीएजी रिपोर्ट केंद्र में आई है और जिसने स्वास्थ्य मंत्रालय से लेके ट्रांसपोर्ट मंत्रालय पे सवाल उठाए हैं, तो फिर क्या मोदी जी ने एक्शन लिया। यदि मोदी जी एक्शन नहीं ले सकते तो फिर बाकी ये क्यों सीएजी पे एक्शन लेते। मैं एक बात और कर लूं, यदि कोई विपक्ष ने थोड़ी मेहनत की तो नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब की सीएजी रिपोर्ट उठा के देखिए आप, सरकार के खिलाफ कितना है उसमें। तो तब क्या एक्शन हुआ, क्योंकि एक तो मोदी जी के टाइम पे सीएजी की रिपोर्ट ही कम हो गई, नाम के लिए फॉर्मेलिटी हो गई। उसमें पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय पे बहुत उन्होंने उंगलियां उठाई थी। गडकरी जी ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन फिर सीएजी ने वो उंगलियां किसके कहने पे उठाई। क्या राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए प्रधानमंत्री ने सीएजी का उपयोग किया क्या, ऐसे किस सवाल उठते हैं। तो सीएजी की रिपोर्ट पे एक्शन फिर इनको सभी जगह लेनी होगी, और मैक्सिमम जगह पे डबल इंजन की सरकारें हैं, सीएजी की रिपोर्ट वहां पे भी बहुत कुछ इंगित करती है, वहां पे एक्शन हो रही है। तो ये अब ये नई नई आई है, नया नया मुल्ला जो कहते ना बार बार नमाज पढ़ता है, वैसा होगा अभी। तो देखेंगे, कहना और करना इसमें बहुत फर्क है। दूसरी बात, आपने बहुत सारे वादे किए, जब आपको पता है कि ये वादे आप नहीं निभा सकते तो फिर ठिकरा फोड़ो, पैसे नहीं। कोई भी सरकार को, मुझे एक याद है, एक और मुझे तब लगा था, दो बातें मैं आप रेफरेंस देना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार इन्हीं मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए गंगा के साफ सफाई अभियान पे बोला था कि ये आपके एजेंडे का हिस्सा था। उस दिन मेरे में थोड़ी सी आशा जगी थी कि कहीं सर्वोच्च न्यायालय एजेंडे को कानूनी रूप न दे। जिस दिन घोषणा पत्र को कानूनी रूप दिया जाएगा, इसके मायने घोषणा पत्र जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा मतदाता और पार्टियों के बीच में, और पार्टी सत्ता में आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट उनको निभाना होगा। भाई आपने क्या सोचा भी नहीं, आप तो केंद्र में है, आपकी सरकार केंद्र में है, दिल्ली से एलजी के पास पूरा हिसाब है पैसों का। तो क्या एलजी को जरा भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया आपने योजनाएं घोषणा करने के पहले। अब कह रही हो कि यहाँ पैसा ही नहीं है, तिजोरी खाली है। पहले ही एलजी को ही पूछ लेते। ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस था ये। सारे अधिकारी आपके थे, फाइनेंस वाले को ही पूछते क्या पैसे की स्थिति है। और पैसा तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, लेकिन दे ही रहा है ना लाडली योजना। हर महीने 2000 करोड़ के आसपास का एवरेज है ही ना उनका लोन लेने का, ताकि तनख्वाह बटे। आप भी करो, कर्ज लेने में तो आपकी पार्टी बहुत महामहिम है। ऐसा कौन सा, तो महाराष्ट्र में कर्ज से लद जाएगा आपका, मध्य प्रदेश कर्ज से लदा हुआ है, केंद्र में तो 205 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्जा तो आपके लिए अच्छा माना जाता है। अशोक भाई, बस चलते चलते मैं एक अंतिम प्रश्न इसलिए पूछ लूं क्योंकि मुझे हरदम वो लालच रहता है। ये महाराष्ट्र में अपने शिंदे जी के साथ बड़ा खराब सलूक हो रहा है, मतलब ये ठीक नहीं है। इतनी जल्दी हमें नहीं था कि वो इतनी जल्दी यूज एंड थ्रो, उनकी शेल्फ लाइफ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। एक कदावर नेता है भाई, एक जूझने वाला नेता है, मतलब क्या किया जा रहा है। तो बीजेपी ने आज तक यही तो किया। जिस उद्धव ठाकरे ने, जिस बाला साहेब ठाकरे ने, जब सबसे बुरे दिन थे नरेंद्र मोदी जी के, जब राजधर्म वाली बात हो रही थी, तब बाला साहेब ठाकरे मोदी जी के पीछे हिमालय बन के खड़े थे। वो लगातार अडवाणी और अटल जी को बोलते थे कि नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वही सही है। उन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी थी उनके पीछे।
पब्लिकली भी बोले और पर्सनली भी बोले। जिस आदमी ने आपको बचाया, जिस जिस बाला साहेब ठाकरे ने पहली बार बीजेपी को सत्ता में लाए महाराष्ट्र में, जब उस बाला साहेब का घर ये तोड़ सकते हैं, तो एकनाथ शिंदे तो इसके लिए बहुत ही छोटा सलाद जैसा है खाने में। ये एकनाथ शिंदे की कमजोरी, यदि मूर्खता है, यदि उन्होंने नहीं समझा तो थोड़ा आकलन कर लेना चाहिए। थोड़ा आकलन करते कि जिस सीढ़ी पे चढ़े उस सीढ़ी को तोड़ने के लिए तैयार है, कल मुझे सीढ़ी बना रहे हैं तो ये मुझे भी तोड़ेंगे। और मैंने तब भी कहा था आनंद जी, जब ये सरकार बनी थी, मैंने बोला बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता में आने के लिए एकनाथ शिंदे एक ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड, और ओटीपी एक ही बार यूज होता है, बार बार नहीं। अगला बार कोई दूसरा ओटीपी आएगा। अब एकनाथ शिंदे को लगता है कि उनकी सरकार बहुत बड़ी है, उनकी पार्टी बहुत बड़ी है, तो वो भी टूट जाएगी, वहां भी नाराजगी है। इसलिए तलवारें खिंची हुई है बीजेपी और एकनाथ शिंदे में। एकनाथ शिंदे की कई पुरानी डिसीजंस को रिव्यू किया जा रहा है, कुछ डिसीजंस रद्द किए जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे के मंत्री चिल्ला रहे हैं कि हमारे मंत्रालय के डिसीजन मुख्यमंत्री लेते हैं, हमको पूछा भी नहीं जाता। एकनाथ शिंदे नागपुर में जाके बोलते हैं कि मेरे को हल्के में मत लो। अरे भाई, आप हल्के थे तभी तो छोड़ के आए। आयराम गैराम की कहीं कभी इज्जत नहीं होती। लोग कहते जब वो अपने सगे का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, क्या होगा। ठीक बात। ये तो सत्ता के लालची है जी। और जी। सबसे बड़ी बात है, जो पोजीशन आपके अजित पवार ने ले ली है। हाँ। अजित पवार ने सबसे पहले चुनाव के बाद अनाउंस किया था कि हमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री चाहिए। उसी दिन भाजपा ने तय कर लिया कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि 171 उनके पास सीटें आ गई थी। 130 भाजपा की और 41 अजित पवार की। आपको 146 चाहिए, 171 है, मोर देन मेजोरिटी। फिर अब एकनाथ शिंदे को साथ रखना, इन्होंने एक गेस्चर दिया, चलो भाई पुराना साथी है, चलो रख लेते साथ। जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि ये भी एक अजीब सी चीज है। उसी मंत्रालय में ये मुख्यमंत्री शिंदे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब, और फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री होके उन्हीं फाइलों की जांच करा रहे हैं। ये भी अपने में एक तरह का प्रहसनी है कि ये कौन सा काम क्या कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।